everyone. This side Nishant. आज हम अपना 20th ऑफ फैब 2021 का हिंदू का सेशन लेके आए हैं। ठीक है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है निशांत मिनाली। ठीक है। और मैं करंट अफेयर की क्लासेस यहाँ पर यूट्यूब में ले रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली पिछले 1 महीने से, क्योंकि हमारी कॉन्टिन्यूटी में चल रही है। ठीक है। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, इस चैनल का नाम है मिनाली मेड इजी। ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है। ये बेसिकली मेरी क्लासेस जो है वो सोल पर्पस है यूपीएससी के लिए। ठीक है। लेकिन आप इनका यूज एसएससी में भी कर सकते हैं और बैंक और स्टेट पीएससी। अगर मैं आपको बताऊं तो ये बेसिकली जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वैसे जो मेन जो उसका क्लासेस का फायदा आपको मिलेगा वो मिलेगा यूपीएससी में या स्टेट पीएससी में। लेकिन आप चाहें तो करंट अफेयर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके एसएससी और बैंक के एग्जाम्स में भी। ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज से। ठीक है। मेरा फॉर्मेट यही रहेगा, ये मेरा पेपर खुला होगा। ठीक है। और वहां पर समझाने के लिए मैं उस पेज में आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये क्या हुआ है, ये कैसे हुआ है। ठीक है। सबसे पहले बताना चाहूंगा मैं आपको ठीक है, सबसे पहले बताना चाहूंगा मैं आपको, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है। आप बताइए सर, जून 15 की बात करते हैं। ठीक है। जून 15 की बात करते हैं। ठीक है। जून 15 को सबने सुना था, गलवान वैली में एक क्लैश हुआ था हमारे आर्मी पर्सनल्स के बीच में। गलवान वैली में एक क्लैश हुआ था, किसके बीच में? चाइना की आर्मी जो पीएलए है वर्सेस इंडियन आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए। ठीक है। वर्सेस पीएलए। ठीक है। तो क्या हुआ, इनके बीच में क्लैश हुआ। फायरिंग बिल्कुल नहीं हुई थी। ठीक है। फायरिंग नहीं हुई थी, इट वाज जस्ट अ फाइट, हैंड फाइट कह सकते हैं। ठीक है। जिसमें कि कुछ इंडियन सोल्जर किल्ड हुए थे। ठीक है। कुछ इंडियन सोल्जर जो है उन्होंने अपनी जान बलिदान दिया था। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सही बताऊं तो उनका जो है उसमें डेथ हुई थी कुछ इंडियन सोल्जर्स की, और प्लस चाइनीज साइड से कितने सोल्जर्स की डेथ हुई थी इसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं थी। इसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं थी। तो चाइना ने अभी एडमिट किया है कि उनकी तरफ से 4 सोल्जर्स वर किल्ड। ठीक है। चाइना ने अभी एडमिट किया है कि उनकी तरफ से 4 सोल्जर जो है वो किल्ड हुए थे, जिसमें कि एक बटालियन कमांडर भी था। ठीक है। और इंडिया की तरफ से कितने किल्ड हुए थे ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है। जिसमें हमारे कर्नल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे रेस्पेक्टेड कर्नल जो थे बाबू, उनको भी उसमें भी उनका भी उसमें जो है डेथ हुआ था, या कह सकते हैं उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी थी या सैक्रिफाइस किया था। ठीक है। चलिए, ये तो सर पहला पार्ट हो गया न्यूज का। ठीक है। और वो जो वायलेंस था ना, 20 इंडियन सोल्जर्स, देखिए लिखा भी है, 20 इंडियन सोल्जर्स डाइड इन द क्लैश व्हिच मार्क्ड द वर्स्ट वायलेंस ऑन द बॉर्डर सिंस 1967। के बाद ही सबसे गंदा वायलेंस था बॉर्डर में। भले ही फायरिंग नहीं हुई थी बट एक क्लैश था। ठीक है। जिसमें कि 20 इंडियन सोल्जर्स, ठीक है, और 4 चाइनीज सोल्जर्स वर किल्ड, ये चाइना ने अभी माना है। ठीक है। इससे पहले सिर्फ एप्रीहेंशंस थे कि कितने चाइनीज सोल्जर मरे हैं। ठीक है। चलिए, इसके अलावा और क्या हो रहा है, ये कुछ वर्ड आप देख रहे होंगे, ये डिसएंगेजमेंट, ये क्या चल रहा है और क्या चल रहा है यहाँ पर, और क्या चल रहा है, इसके लिए आपको मेरी एक स्पेशल क्लास है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है। चाइना और इंडिया के बीच में नाइन्थ मीटिंग हुई, नाइन्थ कॉप्स मीटिंग हुई, कॉप्स कमांडर टॉक हुई। उसमें डिसाइड हुआ कि पेंगोंग लेक जो है आपका, ये आपका पेंगोंग लेक है। ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको दिख पाए। ये आपका क्या है, ये आपका पेंगोंग लेक है। ये इसका नॉर्थ साइड है और नीचे इसका साउथ साइड है। तो ये डिसाइड हुआ 9th कॉप्स कमांडर मीटिंग में कि हम पेंगोंग लेक से सबसे पहले डिसएंगेजमेंट शुरू करेंगे। डिसएंगेजमेंट में क्या डिसाइड किया गया कि चाइना जो है फिंगर 8 से पीछे जाएगा। चाइना जो है फिंगर 8 से पीछे जाएगा, जो कि प्री अप्रैल का स्टेटस क्यू होगा, जो कि प्री अप्रैल का स्टेटस क्यू होगा। चाइना क्या होगा, चाइना फिंगर 8 से पीछे जाएगा। और वेर इन इंडिया कहां जाएगा, जो इंडिया की फिंगर 3 पे पोस्ट है ना, इसका नाम है धन सिंह थापा पोस्ट। जो इंडिया की फिंगर 3 पे पोस्ट है धन सिंह थापा पोस्ट, इंडिया वहां जाएगा। और जो ये बीच का इलाका है ना, जो ये पूरा बीच का इलाका है ना, 4 से 8 तक का, यहां पर थोड़े टाइम के लिए पेट्रोलिंग नहीं होगी, मोरेटोरियम रहेगा पेट्रोलिंग में, मतलब थोड़े टाइम के लिए यहाँ पेट्रोलिंग नहीं होगी। ये डिसाइड हुआ कहां पर, नॉर्थ पेंगोंग में। समझ में आया डिसाइड क्या हुआ।
अब कैसे चाइना ने इंट्रूजन किया, वो कैसे अंदर आया, 20 से 25 मिनट का मेरा एक वीडियो है पेंगोंग डिसएंगेजमेंट के ऊपर, वो आप देखिएगा सर। मैं आपको इतना कह रहा हूं कि सारा जो ये आपका इश्यूज है पेंगोंग का क्या चल रहा है वो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जिन्होंने वो नहीं देखा है, इस वीडियो के बाद वो उस वीडियो को रेफर करें। आप लिख दीजिएगा पेंगोंग डिसएंगेजमेंट, ठीक है, ये लिख दीजिएगा, आपको सामने वो वीडियो आ जाएगी। आप मेरे चैनल जो है मनाली मेड इजी, उसमें भी उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ सर, पेट्रोलिंग यहाँ पर बैन हुई, कुछ टाइम के लिए रोक दी गई है, और इंडिया अपनी अंतिम ताफा पोस्ट पे आ चुका है, और चाइना कहाँ चले गया है, चाइना फिंगर आर्ट से पीछे चले गया है। और अभी ये डेवलपमेंट पूरा हो चुका है, अनमेन्ड एरियल व्हीकल जो है वो डिप्लॉयड है, ये देखने के लिए कि कोई कंट्री इस एग्रीमेंट को तोड़े ना, कोई कंट्री इस एग्रीमेंट को तोड़े ना। प्लस अभी दोनों साइड ने कंफर्म कर लिया है, सैटेलाइट इमेज भी आ गई है कि चाइना जो है 3 अप्रैल जो पहले स्टेटस किया था वो रिस्टोर हो गया है, कहां पर, नॉर्थ पेंगोंग में। समझ में आया सर आपको, ठीक है। साउथ की बात कर लेते हैं। साउथ में क्या था ना, इंडिया के पास ये सारी लोकेशंस थी, ठीक है। पहले साउथ में देखते हैं साउथ में दिक्कत क्या थी। देखिए साउथ में मैं साउथ पेंगोंग को ना 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं अपनी समझ के लिए, ठीक है। अब क्या है ना, ये 2 बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी, ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप, ये दोनों बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी। चाइना ने इसके अंदर जो है इंट्रूजन करने की कोशिश की और इन पहाड़ियों को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया जो चाइना का वर्जन है एलओसी का, एलएसी का, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, उसके अंदर आया और इंडिया ने जो है हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप जो है काउंटर कर लिया या ऑक्यूपाई कर लिया। इससे क्या हुआ, हमारा एक पूरी चौकी जो है इसके ऊपर बन गई, इन पहाड़ के ऊपर हमारी चौकी बन गई, ठीक है। इन पहाड़ के ऊपर हमारी चौकी बन गई। अब उससे हम क्या कर सकते हैं सर, ठीक है, उससे हम क्या कर सकते हैं बेसिकली। अब आप भी जानते हैं सर, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं कि जो पहाड़ के ऊपर रहता है उस पर एडवांटेज रहता है, जो पहाड़ के ऊपर रहता है उस पर एडवांटेज रहता है। तो चाइना की जो फोर्सेस है वो यहाँ से आने से तो रही, वो इस पॉइंट से नहीं आएंगी क्योंकि यहाँ पर इंडिया का चौकी के ऊपर राज है। दूसरा क्या है सर, यहाँ पर मालदो है, ठीक है। अब ये स्पंगूर लेक है और यहाँ पर स्पंगूर गैप है। बेसिकली चाइना जो है चुशूल तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि चुशूल क्या है, ये एक प्लेन इलाका है, ये एक प्लेन इलाका है, यहाँ पर एयर स्ट्रिप भी है और यहाँ से लेह का रास्ता खुल जाता है। लेकिन चुशूल की खुद की एडवांटेजेस है, वो प्लेन है, वहां पर एयर स्ट्रिप भी है, मतलब अगर वॉर टाइम या कंटीजेंसी में यहाँ पर हम प्लेन को लैंड करवा सकते हैं, प्लस क्या कर सकते हैं, आर्मी को लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चुशूल बहुत इंपॉर्टेंट इलाका हो जाता है, किसके लिए, इंडिया के लिए। तो इंडिया ने क्या किया, ये स्पंगूर गैप से चाइना वाले यहाँ से ना आए और चुशूल में अटैक ना करें, उन्होंने ये गुरूंग हिल है और ये मगर हिल है, इन दोनों को ऑक्यूपाई कर लिया। अब समझिए ये 2 हिल है, इनके बीच में एक वैली जा रही है। अब इस वैली से चाइना आने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इस हिल के टॉप में कौन बैठे हैं, हम बैठे हैं। तो जो भी वैली से आएगा उनको मारना हमारे लिए बहुत आसान होगा। एक छोटा सा पोटेंशियल बम इस पूरी की पूरी टुकड़ी को खत्म कर सकता है। तो दूसरा रास्ता भी क्या हो गया, बंद हो गया, स्पंगूर गैप वाला। तीसरा कहां से था चाइना के लिए, रैकिनला और रिजांगला से, जो कि चुशूल तक है। लेकिन रैकिनला और रिजांगला में भी किसका राज है, इंडिया का। तो चाइना के लिए यहां से भी आना बंद हो गया। अब डिसाइड क्या हुआ, जितनी भी ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यहां से इंडिया वापस जाएगा और चाइना भी जो है पीछे जाएगा। ये कहां डिसाइड हुआ, पेंगोंग में, साउथ पेंगोंग में, और ये डेवलपमेंट जो है अभी पूरा हो चुका है। तो साउथ पेंगोंग में इश्यूज क्या थे और क्या डिसाइड हुआ है, आई गेस ये पूरा हमारा हो चुका है, ठीक है। आई गेस ये पूरा हमारा हो चुका है। तो इन शॉर्ट ये पहली न्यूज जो है हमारी कवर हो चुकी है। चलिए अब दूसरी न्यूज देखते हैं। ये नासा का जो मिशन था आपका परसिवेरेंस, ठीक है, रोवर था, वो जो है मून पे लैंड कर गया है। नासा का परसिवेरेंस जो रोवर था वो मून पे लैंड कर गया है। इससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले कुछ चीजें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा सर। वो चीजें क्या है सर जी, बताइएगा, वो चीजें क्या हैं। वो चीजें हैं सर, इस साल, पिछले साल मतलब 3 मिशन गए मून में, पिछले साल 3 मिशन गए मार्स में, सॉरी, पिछले साल 3 मिशन गए सर आपके मार्स में, ठीक है। एक मतलब तीनों जो है जुलाई में गए थे बेसिकली। अगर मैं डेट स्पेसिफाई करूं, मुझे इतनी श्योर भी याद नहीं है, शायद 14 जुलाई को था, जुलाई में ही फॉर श्योर। 14 जुलाई को यूएई का पहला मिशन गया, पूरे गल्फ में पहला मिशन था मार्स को, और इसका नाम था होप, ठीक है, होप था। ये एक मार्स का मिशन था
ठीक है। और ये यूएई ने लॉन्च कहां से किया? जापान की व्हीकल से लॉन्च हुआ। ये जापान का जो एक व्हीकल था उसने इसको लॉन्च किया, व्हीकल ने लॉन्च किया, जापान के व्हीकल ने इसे लॉन्च किया। और ये क्या है सर? बेसिकली ये है एक ऑर्बिटर, ये एक ऑर्बिटर है। और अभी जो है ये वहां पर पहुंच चुका है, ऑलरेडी स्टेशन हो चुका है मार्स के ऑर्बिट में। ठीक है, पहला तो सर ये मिशन था। दूसरा मिशन सर क्या है? दूसरा मिशन 23 जुलाई के आसपास हुआ, और ये मिशन जो है चाइना का था। ये मिशन था सर चाइना का, और इस मिशन का नाम था तियानवेन-1। तियानवेन-1 प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है सर, ठीक है। तो इसका नाम था तियानवेन-1। और ये क्या है? ये एक ऑर्बिटर है, प्लस ये क्या है? एक लैंडर है। मतलब ये मार्स की ऑर्बिट में जाएगा, वहां पर लैंड करेगा। मार्स की ऑर्बिट में जाएगा, वहां पर लैंड करेगा। ठीक है, सिर्फ लैंड करेगा, लैंड करके वहां घूम नहीं सकता। ठीक है, तो अभी जो है ये ऑर्बिट में जा चुका है, लेकिन लैंड अभी नहीं हुआ है। शायद मई के अराउंड ये वहां पर लैंड, इसका जो है इसके ऑर्बिटर के अंदर से जो इसका लैंडर है वहां लैंड करेगा मई के दौरान। ठीक है, तीसरा मिशन आपका है सर 30 जुलाई को हमने दिया। तीसरा मिशन जो है वो 30 जुलाई को गया, और वो नासा का था, यूएसए का, और उसका नाम था प्रीसर्वेलेंस। ठीक है, जो कि यहां पर लिखा हुआ है नासा परसीवेरेंस, परसीवेरेंस, परसीवेरेंस। ठीक है, नासा का कौन सा मिशन है? परसीवेरेंस। ठीक है, नासा का कौन सा मिशन है? परसीवेरेंस। स्पेलिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो है ये क्या मिशन है? अब ये कौन सा मिशन है? इसमें क्या क्या है? ये है, ये ऑर्बिटर भी था, लैंडर भी था, और ये रोवर भी था। मतलब वो पहले ऑर्बिट में जाएगा, देन वहां लैंड करेगा, और लैंड करके वहां घूमेगा। तो वो लैंड करके लैंड हो चुका है और वहां घूमना शुरू हो चुका है। समझ में आया आपको? वो लैंड कर चुका है और वहां घूमना शुरू हो चुका है। और ये क्या करने वाला है वहां पर? जो एग्जिस्ट कभी ह्यूमन लाइफ का अगर वहां एग्जिस्टेंस था तो ये उसे फाइंड करने वाला है। अगर कभी वहां पर ह्यूमन लाइफ का एग्जिस्टेंस था तो ये उसे फाइंड करने वाला है। या कभी वहां मीथेन थी, ये उसे फाइंड करने वाला है। या जो CO2 है वहां की, उसको हम ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब ये करने वाला है। तो अभी की क्या न्यूज है? नासा का जो मिशन है, पर नासा का जो आपका मिशन है, ठीक है, नासा का जो आपका मिशन है परसीवेरेंस, ये जो है मून में लैंड कर चुका है। ठीक है, और इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, और हमारी तरफ से नासा को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो देखते हैं सर क्या पोटेंशियल, क्या नया रिवॉल्यूशन लेके आता है ह्यूमन हिस्ट्री में। और बाकी ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है सर नासा के लिए। ठीक है, तो नासा का लैंड कर चुका है, यूएई का जो है ऑर्बिटर है वो पहुंच चुका है, और चाइना का तियान-1 जो है अभी ऑर्बिट करना शुरू हो गया है, बट वो लैंड करेगा कब? मई में। लेकिन वो रोवर नहीं है, क्या है? ऑर्बिटर है। इंडिया का भी एक मिशन था, इंडिया का भी एक मिशन था जो 2013 में हमने लॉन्च किया था, जिसका हमने कहा था मंगलयान। मंगलयान, और मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे हमने कहा था मॉम। ठीक है, वो क्या था? वो सिर्फ एक ऑर्बिटर था। वो क्या था? ऑर्बिटर। जैसे कि यूएई का मिशन है होप, वो क्या था? वो एक सिर्फ ऑर्बिटर था। समझ में आया सर आपके? ऐसे मिशनों में, ऐसे जो मिशन होते हैं उन पे लैंड करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है सर। ठीक है, तो ये क्या है? ये ऑर्बिटर है। और मून में जो भेजा था हमने, क्या हमारा एक मिशन था मून में, चंद्रयान, वहां हमारा लैंडर और रोवर जो है प्रॉपर्ली लैंड नहीं कर पाया था। ये एक हमारा अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था जो कि हुआ था। ठीक है, ये मंगलयान के ऊपर एक मूवी बनी हुई है अक्षय कुमार जी की, देखिएगा, बड़ी अच्छी मूवी है। ठीक है, एजुकेशन मूवी भी है सर, आपको मोटिवेशन देगी। ठीक है, तो चलिए कुछ ये देख लेते हैं इसमें। ये कौन सा मिशन है हमारा? ये 20 जुलाई को गया था। कौन सा? मार्स मिशन होप, जो कि यूएई ने लॉन्च किया था। ठीक है, ये देखिए, ये इसकी ऑर्बिट में जो है यहाँ पर, ये जो इसकी ऑर्बिट में जो है, ये यहाँ पर देखिए आ चुका है ऑर्बिट में। ठीक है, अभी बात कर रहे थे हम मार्स के मिशन की। मार्स में जो नासा का मिशन था, तो देखिए कैसे लैंड हुआ ये यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत स्पीड में आ रहा होता है, तो स्पीड कम करने के लिए यहाँ पर पैराशूट खुलता है, और पैराशूट से इसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देन धीरे धीरे लैंडर जो है यहाँ पर लैंड करता है, एंड देन ये घूमेगा। इसमें टायर्स भी हैं, 6 टायर है सर इसमें। ठीक है, तो समझिए जहां पर इसको लैंड किया है इसको कहा गया है G0 क्रेटर। ठीक है, तो ये नाम है इसका। बाकी इतना टेक्निकल में हमें नहीं जाना, सिर्फ नाम पता होना चाहिए और क्या करने वाला है ये पता हमें होना चाहिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो दूसरी न्यूज भी हमारी कवर्ड। तीसरी न्यूज है दिशा सेंट टू 3-day जुडिशियल कस्टडी। देखिए सर, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ये मैं सर आपको नहीं बताऊंगा। मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं
समझिए मेरी बात को सर, क्योंकि चीजों को बार बार रिपीट करके कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा अभी देश में चल रहा है वो है टूल किट केस। और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको ये टूल किट केस के बारे में पता होना चाहिए सर। ये मैंडेट हो जाता है आपके लिए, अगर आप रेगुलर पेपर रीडर है तो आपको टूल किट केस के बारे में पता होना चाहिए। ये आपके लिए मैंडेट हो जाता है। ये आपके लिए क्या हो जाता है? ये आपके लिए मैंडेट हो जाता है। तो समझिए, ये टूल किट केस के ऊपर मैंने शायद कल ही या परसों में ही एक क्लास ली है 25 से 26 मिनट की। मैं आपसे फिर कह रहा हूं सर, बेसिक से लेकर एडवांस तक, बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी की पूरी नॉलेज मैंने उसमें दी है। जो मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स जो भी इंटरेस्टेड है वो उसे देखिए। मैं श्योर कहता हूं आपको, टूल किट केस की जड़ तक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। टूल किट केस है उसकी जड़ तक आप पहुंच जाएंगे। तो अभी के लिए मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूं। मेरी स्पेशल वीडियो जो मैं बनाई थी आपकी, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। ये स्टेट न्यूज है। स्टेट न्यूज बेसिकली नहीं पूछता है यूपीएससी, बट फिर भी अगर कोई स्पेशल डेटा आता है जो कि हमारे काम का होता है तो उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि कुछ स्पेशल डेटा आया है दिल्ली से, अच्छी बात है। जो दिल्लीटीज है हमारे, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि क्राइम जो है रिड्यूस हो गया है कितना, 16% इन 2000 फ्रॉम 2019। लेकिन क्या हुआ है, साइबर क्राइम जो है बढ़ गया है। तो क्या ये डेटा असली में रेलेवेंट है? क्या इस डेटा को देखकर हम आगे वाले दिनों में, या पुलिस की जो कह सकते हैं पुलिस ने अच्छा काम किया है या केस सॉल्व जल्दी हो गए हैं, क्या ये सब बढ़ गया है? देखिए, पहली चीज तो हमारे मन में यह आती है कि सर जी 2020 में पेंडेमिक था, ठीक है, पेंडेमिक था, पूरे देश में लॉकडाउन था, और ऐसे टाइम पे क्राइम्स होना, फिजिकल क्राइम्स जो हमारे होते हैं, क्योंकि लोग तो घर से बाहर निकल नहीं रहे थे, क्योंकि लोग जो है वो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो फिजिकल क्राइम तो कम होने ही होने हैं, पहली चीज आती है। बट ऐसा भी नहीं है सर, क्राइम्स अगर होने हैं तो वो हो ही जाएंगे, तो क्योंकि चोरी तो होती है सर, ठीक है। अब साइबर क्राइम जो है उस टाइम बढ़ गया क्योंकि लोग जो है घर में थे, तो क्राइम्स, और हर लोग जो है अपनी सोशल नेटवर्किंग में लगे हुए थे, तो और वर्क फ्रॉम होम भी चल गया था, तो उस टाइम जो है साइबर क्राइम जो है बढ़ गए थे। ये नई मोडस ऑपरेंडी भी आ गई थी उस टाइम पे कि फेक गवर्नमेंट, जैसे फेक गवर्नमेंट वेबसाइट है, आपको ऑफर कर रही है फाइनेंशियल असिस्टेंस, सब्सिडीज एंड जॉब्स, ठीक है, तो वो आपसे कुछ पैसे मांगती थी इनिशियल बेसिस पे। तो ये सब जो है टोटके हैं, तरीके हैं लोगों से पैसा वसूल लेंगे, ठीक है। जैसे कोई बैंक बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बन के आपको कॉल करेगा, बोलेगा सर आपके नंबर पे एक ओटीपी आया है, आप मुझे बताइए, एक स्कीम आपके लिए खुलने वाली है, आप उसको ओटीपी बताएंगे, वो आपके एटीएम से, आपके बैंक से सारा का सारा पैसा जो है साफ कर लेगा। तो ये अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी है जो कि आजकल क्रिमिनल्स यूज कर रहे हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स जो आपके होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी डेटा क्या कह रहा है कि 16% क्राइम रिड्यूस हो गया है दिल्ली में एज कंपेयर टू 2019। 19 और 20 के मुकाबले में 20 में 2020 में 16% क्राइम जो है कम हो गया है। मतलब 2,66,000 केस रजिस्टर हुए हैं 2020 में, वेरिन 3,16,000 केस 2019 में रजिस्टर हुए थे। मतलब अराउंड 15% का डिक्लाइन चल रहा है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन स्नैचिंग और रॉबरी ये क्या हो रही है, ये इंक्रीज कर रही है 27% और 0.36%। सर समझिए, आप चीजों का क्रक्स समझने की कोशिश करिए, सिंस आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या आप यूपीएससी के बड़े अधिकारी बनने वाले हैं। लॉकडाउन था, लॉकडाउन में सर क्या हुआ, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, तो फिजिकल क्राइम तो होना मतलब मुश्किल ना के बराबर था। लेकिन लोग घर में थे तो रॉबरी बढ़ गई, लोग घर में थे फिर भी रॉबरी हो रही थी, ठीक है। स्नैचिंग भी चल रही थी सर, कोई लेडी घर के बाहर सब्जी खरीदने आ गई, उसके जो है स्नैच करके लोग चले गए, उसकी चेन लूट के चले गए, तो रॉबरी और स्नैचिंग बढ़ गई। इसके अलावा जो आपका ये साइबर क्राइम्स होते हैं ये बढ़ गए। लेकिन क्या है, जो केसेस रजिस्टर हुए हैं वो कम हुए हैं। सर कम तो होने ही है सर, क्योंकि जब आदमी बाहर ही नहीं निकल रहा है तो क्राइम कैसे होगा सर? समझ में आया? तो एक बार ये आर्टिकल आप पढ़िएगा, ये आपको एक अच्छा व्यू देगा कि कैसे कैसे चीजें काम करती हैं। बाकी नो डाउट हम दिल्ली पुलिस की जो एफिशिएंसी है उसको, उसमें हमें गर्व है, और उनका डेटा भी शो करता है कि केस सॉल्विंग की जो उनकी एफिशिएंसी है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। सो नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम द पुलिस, बट सिंस चीजों का क्रक्स क्या है वो आपको समझना आना चाहिए। ये भी एक डेटा है, ठीक है, कभी आपके एग्जाम में आप इसको छाप सकते हैं,
ठीक है, ऑथेंटिक होते हैं डेटा सर, ठीक है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम्स डाउन सेज पुलिस, पुलिस ने कहा कि वुमेन के खिलाफ जो क्राइम हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं। द रेप केसेस हैव रिड्यूस्ड बाय 21%, molestation by 25.6% and insult to modesty of women by 12%। अब जब वुमेन घर से बाहर निकल ही नहीं रही है सर, तो केसेस तो कम होने ही होने हैं, ठीक है। लेकिन समझिए, जब वुमेन घर के बाहर नहीं निकल रही है तब भी 2020 में दिल्ली में 1699 केस रेप के आ गए हैं। दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न जो हमें होना चाहिए, ठीक है। बाकी डेटा जो है आप देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा सर। एक मिनट दीजिएगा, क्योंकि पेपर में सर न्यूज तो बहुत सारी होती है, लेकिन न्यूज हमारे लिए कौन सी रिलेवेंट है हमें वो पता होना चाहिए, ठीक है। न्यूज हमारे लिए कौन सी रिलेवेंट है हमें वो पता होना चाहिए, तो हम उसमें ही जा रहे हैं। ये एक छोटी सी न्यूज है, इसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एक छोटी सी न्यूज है जो मैं लेके आया था आपके लिए, भी स्टेट न्यूज ही है सर वैसे तो, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो अच्छा इंपॉर्टेंट है। और जो डेलियंस है हमारे, डेलिटीज है हमारे, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं गोपाल राय ऑन फ्राइडे हेल्ड अ रिव्यू मीटिंग विद ऑफिशियल्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट एंड दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी। इन्होंने मीटिंग की है कि दिल्ली में हम पोल्यूशन कैसे कम करें, दिल्ली में हम पोल्यूशन कैसे कम करें, जो कि खासकर एयर पोल्यूशन है। Mr. Rai said that a 7-member committee had been constituted and the government was going to formulate a long-term action plan to control dust pollution। ठीक है, तो कह रहे हैं कमेटी बना दी है हमने, 7-member कमेटी बनाई है, राय साहब कह रहे हैं, जिसमें कि हमने किया है कि हम लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान कैसे लाएंगे, किसे कंट्रोल करने के लिए, डस्ट पॉल्यूशन को, ठीक है। ही सेट की मार्च 4 को हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें हम एक्सपर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस से हम कंसल्ट करेंगे, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि एंटी पोल्यूशन कंपेन जो है शुरू किया जाए मार्च से सितंबर तक का। एंड डायरेक्ट एक्शन हमें लेना पड़ेगा उन लोगों के खिलाफ, उन ऑफिसर के खिलाफ हु आर नेग्लिजेंट इन टाइमली डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ पोल्यूशन इन द ग्रीन वॉर रूम, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है, कितना इम्प्लीमेंट होता है वो अलग बात है, लेकिन मंत्री साहब ने बात बहुत अच्छी कही है, ठीक है। चलिए, बात अच्छी कही है, आपको माननी पड़ेगी। चलिए अब हम सीधे नेशनल न्यूज में आते हैं, ठीक है। देखिए सर, अगर आप हिंदू पढ़ते हैं तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा अपने एंड से, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको आर्टिकल भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल जो होते हैं ना वो किसी न किसी करंट मुद्दे के ऊपर ही होते हैं, तो वो आपको एक अच्छी नॉलेज देते हैं उस पूरे मुद्दे की कि वहां चल क्या रहा है। तो आप आर्टिकल ही पढ़ा करिए, क्योंकि मेरे पास पढ़ने का आपको टाइम भी नहीं है आर्टिकल, और जो है इतना समय साथ मिलता भी नहीं है सिंस मैं वर्किंग भी हूँ। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप आर्टिकल भी जो है पढ़ें, जिससे कि आपको एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट या ब्रॉड नॉलेज आपको होगी इस चीज की, ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि केरला मोदी जी ने क्या किया है, कुछ इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है केरला में लॉन्च किए हैं। इससे पहले भी अभी मोदी जी चेन्नई और केरला की यात्रा में गए थे, और मोदी जी ने वहां भी कुछ चीजें जो है लॉन्च की थी। कहां पर? केरला में। उस समय क्या लॉन्च किया था, अगर उसकी मेरे पास फोटो है तो दिखाता हूं मैं आपको, एक मिनट दीजिएगा। मुझे जो सा एक मिनट दीजिएगा सर। ये देखिए, इससे पहले जो मोदी जी गए थे केरला में, ठीक है, इससे पहले जब मोदी जी केरला में गए थे वो उनका फिजिकल विजिट था। अभी क्या हुआ है, अभी इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लॉन्च किया है। उस टाइम क्या था इनका, उस टाइम इनका फिजिकल विजिट था। कहां पर? चेन्नई में और केरला में, इन शॉर्ट तमिलनाडु में और केरला में। तो अब ये खुल रहा है, ठीक है, अभी फिलहाल ये खुल रहा है, तो इट विल टेक सम टाइम। तब तक अभी क्या हुआ है विजिट में, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ है, मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान केरला में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए हैं। केरला में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए हैं। अब प्रोजेक्ट का नाम क्या क्या है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सिंस आप जानते हैं सब केरला में क्या है ना, अब ये क्यों है क्या है ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा डीप में, लेकिन अभी बताना चाहूंगा। केरला में लगातार जो है मेगावाट्स या इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है। केरला में जो है इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो केरला में क्या किया है, 2000 मेगावाट पुगालुर त्रिशूर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट जो है पावर ट्रांसमिशन कॉरिडोर जो है ये बनाया है। इससे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ लार्ज क्वांटम ऑफ पावर फ्रॉम द नेशनल ग्रिड टू द स्टेट एंड गारंटी रिलायबल एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है सर। तो पहला प्रोजेक्ट क्या है, ये है कि हमें 2000 मेगावाट पुगलूर त्रिशूर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट जो है पावर ट्रांसमिशन कॉरिडोर बना रहे हैं, जिससे क्या होगा कि एक टंक ऑफ द पावर जो है हम कहां से खींचेंगे स्टेट के लिए, नेशनल ग्रिड से। ठीक है। इसके अलावा दूसरा इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक सोलर पार्क का गठन किया है। इन्होंने एक सोलर पार्क का गठन किया है जो कि कहां पर है, कसारगोड में। इन्होंने एक 50 मेगावाट का सोलर पार्क का गठन किया है जो कि कहां पर है, कसारगोड में। सेकंड। तीसरा इन्होंने क्या किया है सर, तीसरा इन्होंने क्या किया है, 75 मिलियन लीटर पर डे जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है, कहां पर, अरुविकरा, अरुविकरा और तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तीसरा है। चौथा इन्होंने क्या किया है, चौथा, अंडर द 2 स्मार्ट सिटीज मिशन इनिशिएटिव इन द कैपिटल 427 करोड़ का 37 किलोमीटर स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट बनाया है, की बात की है, एंड द इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एट द सिटी कॉर्पोरेशन। ठीक है। तो ये कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है इन्होंने लॉन्च किए हैं। इन्होंने एक अच्छी बात कही है, एक ग्रेट मलयालम पोएट थे कुमारनसन, कुमारनसन, उन्होंने कहा था, आई एम नॉट आस्किंग योर कास्ट सिस्टर, आई जस्ट आस्क फॉर वाटर, आई एम थर्स्टी। तो वैसे ही मोदी जी ने इसको कोट किया है कि डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस डू नॉट नो कास्ट, क्रीड, रेस, जेंडर, रिलीजन और लैंग्वेज, डेवलपमेंट इज फॉर एवरीवन। तो ये बहुत ही अच्छी बात कही है इन्होंने, जो एक ग्रेट मलयालम पोएट थे कुमारनसन, इनको कोट किया हुआ है कि आई एम नॉट आस्किंग फॉर योर कास्ट सिस्टर, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर वाटर, आई एम थर्स्टी। वैसी क्या है कि डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं ये सबके लिए है, और डेवलपमेंट ही हमारा एम है और वही हमारा धर्म है, ये मोदी जी कह रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। अब ये जो आपका 2000 मेगावाट का जो हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट जो पावर ट्रांसमिशन है, ये जो है इस केरला का पहला है इंटरकनेक्शन विद द नेशनल ग्रिड एंड द कंट्रीज फर्स्ट सिस्टम टू यूज द वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर टेक्नोलॉजी। ठीक है। इसमें क्या है ना, 1000 मेगावाट जो है वो तो केरला यूज कर सकता है, लेकिन जो 1000 मेगावाट जो यूज जो एक्स और आएगा उसके लिए इसको क्या है, कुछ एडिशनल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा जो कि अभी चल रहा है। ठीक है। डायरेक्ट नेशनल ग्रिड से ये पावर खींचेगा, ये एडिशनल पावर है जो एक नेशनल ग्रिड से खींच रहा है। ठीक है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस इनिशिएटिव को बहुत ही सराहना दी है और कहा है कि वी विल वर्क विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहां इन्होंने कहा भी है, इन्होंने कहा है कि वी विल वर्क विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कोऑर्डिनेट इन इम्प्लीमेंटिंग दी वर्क्स, एंड विल कोऑर्डिनेट इन इम्प्लीमेंटिंग दी वर्क्स। तो बाकी 4 प्रोजेक्ट ये थे, पूरा आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट क्रक्स था वो मैंने आपको बता दिया है, ये इंपॉर्टेंट क्रक्स था। अब शायद वो फोटो खुल गई होगी, अभी कुछ समय पहले अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 5 से 6 दिन पहले ही मोदी जी यात्रा में गए थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट जो है वो और लॉन्च किए थे, कहां पर, केरला में। वो कौन कौन से थे, डेडिकेटेड प्रोपाइलिन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट जो कि बीपीसीएल का था। ठीक है। इससे क्या होता, constructed at a cost of about 6,000 crore, the complex is expected to result in the saving of about 3,700 to 4,000 crore per annum in foreign exchange। ठीक है। इससे जो हमारा जो इंपोर्ट है वो बच जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपका। दूसरा क्या है, आरओ व्हीकल। आरओ व्हीकल क्या होती है, आरओ व्हीकल क्या होती है, ये सी है, यहां पर एक शिप होगा। ठीक है, यहां पर एक शिप होगा, शिप में जाएंगे ट्रक, शिप में जाएंगे ट्रक, नदी पार करेंगे और यहाँ पर ट्रक को उतार देंगे। इससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा, पेट्रोल कम यूज होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि शिप में क्या है, फ्यूल का यूज नहीं होता है। तो एक आरओ वेसल का इन्होंने जो है बात की थी। ठीक है, एक तो बीपीसीएल की बात की थी, एक आरओ वेसल की बात की थी, और कुछ और बात भी की थी, क्योंकि वो 4 या 5 प्रोजेक्ट थे जो उन्होंने लॉन्च किए थे। तो एक मिनट दीजिएगा। नॉलेज आपको डीप होनी चाहिए सर हर चीज की, ये नहीं कि आधा अधूरा बात करें, नॉलेज हर चीज की आपको पूरी होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या था दूसरा, वो मैं देखता हूं, एक मिनट दीजिएगा। अभी कौन से 4 प्रोजेक्ट थे, आई गेस वो तो आपको समझ में आ गए होंगे कि अभी कौन से 4 प्रोजेक्ट थे जिसकी हम बात कर रहे थे। यही था, एक हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट जो है पावर ट्रांसमिशन कॉरिडोर है पहला। दूसरा क्या है, 50 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया है, कहां पर, कसारगोड में बनाने की बात की है। तीसरा क्या है, 75 मिलियन लीटर अ डे जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आएगा, कहां पर, अरुविकरा में और तिरुवनंतपुरम में। और 2 स्मार्ट सिटी मिशन जो है इनिशिएटिव कैपिटल में ये लॉन्च किए गए हैं, जिसमें कि इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनेगा, प्लस एक स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट बनेगा। और मोदी जी ने कहा है कि डेवलपमेंट ही हमारा एम है, डेवलपमेंट ही हमारा रिलीजन है। ठीक है। और अब वो जो दूसरा आपका था, ये देखिए, और बाकी क्या थे, इन्होंने क्या किया है, मोदी जी ने यहाँ पर क्या किया है, मोदी जी ने यहाँ पर
जो है, एक मिनट दीजिएगा, ये देखिए, ये इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल सगारिका एट कोचिन पोर्ट। कोचिन पोर्ट में क्या है ना, जैसे हमारे पास एयरपोर्ट होते हैं ना, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, यहाँ से क्या होता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट जो है डिपार्ट करती है, वैसी इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बनाया गया है कहां पर, सगारिका में, जिससे कि क्या होगा, डेवलपमेंट को फायदा होगा, टूरिज्म होगा, जनरेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा और फॉरेन एक्सचेंज कमाएगा। ठीक है, तो कोचिन पोर्ट में क्या है, इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो है उसका उद्घाटन, इनॉग्रेशन इन्होंने किया है। इसके अलावा क्या किया था, मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया उन्होंने, कहां पर, विज्ञान सागर में, कोचिन शिपयार्ड में। ठीक है, इसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ साउथ कोस्टल कोल बर्थ एट कोचिन एयरपोर्ट। तो ये 5 इन्होंने लॉन्च किए थे, इन्होंने 5 जो है लॉन्च किए थे। ठीक है, 5 इन्होंने ये लॉन्च किए थे। पहला तो ये था आपका बीपीसीएल का था, ठीक है, जो जिसमें कि प्रोपाइलिन जो है का यूज के बारे में बताया था, आरओ व्हीकल था, और इसके अलावा क्रूज टर्मिनल था सगारिका में, एक मरीन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था आपका विज्ञान सागर में, और क्या था, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ साउथ कोल बर्थ। ठीक है, तो ये कुछ 5 प्रोजेक्ट्स थे, और अभी जो है मोदी जी ने 4 और इंफ्रा की बात की है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, चलिए, ये एक न्यूज है। ठीक है, ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं उसको फॉलो कर रहा हूं तो बता रहा हूँ कि केरला में एक कपल था। ठीक है, केरला में एक कपल था, वो लॉयर कपल था, उनका दिन दिहाड़े जो है मर्डर किया गया। पहली बात, केरला में लॉयर कपल का दिन दिहाड़े मर्डर किया गया, और अभी कल्प्रिट को जो है इसमें क्या किया गया है, अरेस्ट किया गया है। ठीक है, लेकिन देखिए अच्छी बात इसमें जो शॉकिंग वाली बात ये है ना, कि जो ये इंसिडेंट था इसकी वीडियोस जो है वायरल हो गई सोशल मीडिया में। जो ये इंसिडेंट था इसकी वीडियो जो है सोशल मीडिया में वायरल हो गई है, और ऐसी एक वीडियो में जो लॉयर थे आपके, जिनकी डेथ हो गई, वमन राव जी, उन्होंने कहा था, उन्होंने एक्स एमएलए का नाम लिया था जो रूलिंग टीआरएस पार्टी का है, कि ये मेरी मौत के पीछे ये जिम्मेदार है। जो एक्स एमएलए है टीआरएस पार्टी का, उन्होंने कहा था मेरी मौत के पीछे ये जिम्मेदार है, लेकिन पुलिस क्या कहती है अभी कि ये मॉफ वीडियो है, और जो ओरिजिनल वीडियो क्लिप है उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा क्या है सर, एक न्यूज ये भी हमारे पास है। इस न्यूज में क्या है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस एक एयरक्राफ्ट था जो कि शाहजहां से कहाँ आ रहा था, जो कि शाहजहां से आ रहा था आपका कोझीकोडे में। तो बीच में उसको तिरुवनंतपुरम में जो है इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हुआ था, उसमें हाइड्रोलिक फेलियर हुआ था। ठीक है, और ये फ्लाइट जब लैंड करी तो ये कैटेगरी बी की इमरजेंसी लैंडिंग होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी एजेंसीज होती हैं उनको अलर्ट में रखा जाता है, चाहे वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी की सीआईएसएफ हो या आपके फायर टेंडर्स हो, सब जो है क्लोज वॉच करते हैं जब तक पैसेंजर जो है एम्बार्क ना हो जाए, डिसएम्बार्क ना हो जाए। तो अभी ऐसा उसमें कोई ट्रेजेडी नहीं हुई है, इट वाज अ वेरी सेफ लैंडिंग। ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ ना, मेन मेरा मुद्दा लैंडिंग का नहीं है, मेरा मुद्दा यहाँ पर क्या है, जब फेलियर हुआ तो ये डिसाइड किया गया कि प्लेन को हम लैंड करेंगे। जब फेलियर हुआ तो ये यहाँ पर लिखा हुआ था, एक मिनट कीजिएगा, जब प्लेन लैंड हुआ तो यहाँ पर ये कहा गया कि हम इसको लैंड करेंगे कोझीकोड में, लेकिन कोझीकोड का जो एयरपोर्ट है वो क्या है, टेबल टॉप है। तो क्या कहा गया, इसको तिरुवनंतपुरम में लैंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है ये देख लेते हैं, एक मिनट लीजिएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब मेरे पास ये है कि कोझीकोडे जो है, ठीक है, कोझीकोडे में लैंड नहीं किया क्योंकि वहां पर टेबल टॉप रनवे है। टेबल टॉप रनवे के साथ ऐसा होता है, एक पठार या एक प्लेट्यू की तरह होता है जहां पर हवाई पट्टी जो है छोटी होती है। अब सिंस ये इमरजेंसी लैंडिंग थी तो क्या पता प्लेन जो है एडिशनल रनवे का यूज कर ले और कहीं वो रनवे को ओवरशूट ना कर जाए, और इफ इन केस अगर वो रनवे को ओवरशूट कर लेता है तो वो यहाँ पर खाई में गिर जाएगा। ऐसे कुछ इंसिडेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था आपका, कहाँ, एलिकट में हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और दूसरा हमने मैंगलोर में देखा था इंसिडेंट, जहां पर थोड़ी जाने भी गई थी। तो मेरा मेन मुद्दा ये इंसिडेंट नहीं है, मेरा मेन मुद्दा इन टेबल टॉप रनवे को लेकर है, और हम हमेशा डिमांड करते हैं कि EMAS ये इंस्टॉल किया जाए कहां पर, एयरपोर्ट्स में। यूएसए में अराउंड 61 एयरपोर्ट्स में EMAS जो है इंस्टॉल्ड है, जिससे कि अराउंड बहुत सारे पैसेंजर्स की जो है जान बच चुकी है। और यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे आपके माइक पॉम्पियो,
उनका प्लेन भी एक बार क्या हुआ, रनवे को ओवरशूट कर गया, लेकिन वहां पर ये EMAS सिस्टम जो था इंस्टॉल था, उसकी वजह से ये इनका प्लेन क्रैश नहीं हुआ या कोई डैमेज नहीं आया। ये देखिए रनवे के बाद ये ऐसा एक सिस्टम इंस्टॉल होता है, ये फ्लेक्सिबल टाइल्स कह सकते हैं या एग्जैक्टली होता क्या है मटेरियल मुझे भी नहीं पता, इसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल अरेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर प्लेन जाएगा, उसके टायर्स जो है यहाँ पर धंस जाएंगे और कहीं ना कहीं वो रुक जाएगा। तो बेसिकली जान और प्रॉपर्टी का, भले प्रॉपर्टी का थोड़ा डैमेज हो जाए बट जान का कोई नुकसान नहीं होगा। तो हमें इसको सीरियसली कंसिडर करना पड़ेगा EMAS इंजीनियरिंग मटेरियल अरेस्टिंग सिस्टम को इंडिया में इंस्टॉल करने के लिए, जहां पर टेबल टॉप रनवे है। और सिंस मानसून भी हमारे वहां बहुत प्रेवलेंट रहता है, बारिश अमूमन हमारे वहां होती रहती है, तो क्या होना चाहिए, इसके लिए हमें हमारा प्लेन जो है स्किड कर सकता है, तो इसके लिए हमें सिस्टम जो है EMAS ये हमें इंस्टॉल करना चाहिए। और इसके अगेंस्ट एक प्ले अभी बीच में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। ठीक है, ये एक और है कि लिटिल शेफ जो है, इन्होंने एक नया एशियन कुकिंग रिकॉर्ड बनाया है। इनका खुद का चैनल भी है, जिसका नाम, चैनल का नाम क्या है मैं भूल गया, यहाँ पर लिखा भी है, हाँ इनका खुद का चैनल भी है, हयान डेलिकेसी। ये क्या करते हैं, ये 13 साल के बच्चे हैं, ये कुछ नहीं है, क्लास 3 के स्टूडेंट है। ठीक है, ये क्लास 3 के स्टूडेंट है और इन्होंने क्या किया है, रिकॉर्ड बनाया है कि इन्होंने 172 डिशेज बनाई है। कब? 1 घंटे में। इन्होंने 172 डिशेज बनाई है 1 घंटे में। इनका नाम है हयान अब्दुल्ला। इन्होंने इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स और एशियन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम जो है दर्ज कर लिया है। और ये फैमिली से भी, सर इनका फैमिली बैकग्राउंड भी यही है, इनकी फैमिली भी एक रेस्टोरेंट की चेन जो है वो ओन करती है, कहां पर, चेन्नई के आसपास। ठीक है, तो देखिए ये तो आपका इशू है, कौन सा, पेंगोंग वाला, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ये इशू जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसके बारे में नहीं बताऊंगा। बाकी ये कहना चाहूंगा कि आज जो है 10th राउंड ऑफ टॉक्स थी, 9th राउंड ऑफ टॉक्स हमारी हो गई थी, जिसमें कि ये पेंगोंग की बात की थी, नॉर्थ और साउथ की डिसएंगेजमेंट की, वो की पूरा हो चुका है। लेकिन अब जो है 10th राउंड ऑफ टॉक्स आज थी, यहाँ पर मालदो में थी, चाइनीज साइड में, एट अराउंड 10 AM। ठीक है, ये मालदो और चाइनीज साइड में ये कहां पर है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जिसको मैप की जानकारी हल्की सी कम है वो देख ले एक बार, कि होता क्या है ना, जो हमारी मीटिंग होती है ना, समझिए यहाँ पर है मालदो, यहाँ पर है सर मालदो। ठीक है, यहाँ पर है मालदो और ये है चुशूल। चाइनीज साइड में मीटिंग यहाँ होती है, इंडियन साइड में मीटिंग यहाँ होती है, यहाँ पर होती है। ठीक है, चलिए, तो न्यूज हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये एक अच्छी न्यूज है जो कि किसान यूनियन ने बताई है, और कहीं ना कहीं मुझे अच्छी लगी है पर्सनली स्पीकिंग। ठीक है, देखते हैं, आपको पढ़ाते हैं, अगर आपको पसंद आती है तो ठीक है। इसमें कुछ नहीं कह रहे हैं, इस न्यूज में ये कहा जा रहा है, सर हम नहीं कहते हैं कि MSP जो है, हम नहीं कहते कि MSP, इसमें किसान भाई ये कह रहे हैं हमारे, हम नहीं कहते हैं कि MSP जो आपका है, एक मिनट लीजिएगा, हम नहीं कह रहे हैं कि सरकार पूरी की पूरी फसल जो है MSP में खरीदे। हमें पता है कि MSP पे खरीदना पूरी की पूरी फसल किसान की बड़ा ही मुश्किल है। हम ये कह रहे हैं सरकार के अलावा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, सरकार के अलावा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चलवाते हैं या जो भी करवाते हैं, वो लोग जो है वो हमसे अनाज खरीदते हैं और आगे बेचते हैं। मान लीजिए उन्होंने हमसे 30 रुपए पर केजी खरीदा और वो आगे बेचते हैं उसको रिफाइन करके कितना, 700 रुपीज पर केजी। मान लेते हैं कि इन्होंने उसमें वैल्यू एडिशन कर दिया 100 रुपए का या 200 रुपए का, और वो आगे बेचते हैं 700 रुपीज पर केजी अंडर देयर ब्रांड, उनकी ब्रांड के नाम के आगे, और बिकता भी है। तो वो किसान यही कह रहा है कि हम ये क्यों नहीं कर सकते कि सर MSP पे सरकार तो खरीदे, सरकार कुछ पोर्शन खरीदती है 13 से 14% MSP में, जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए होता है। ठीक है, तो हमारा ये क्या कहते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो MSP पे जो है अनाज खरीदता है, कहां से, मंडियों से, और वो कहां पर देता है, उसको PDS में देता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रोवाइड करता है, जहां से क्या होता है, वो अनाज जो है वो गरीबों में कम दामों में बांटा जाता है। लेकिन अब ये किसान यूनियन कह रही है, एक प्रस्ताव दे रही है कि क्यों ना प्राइवेट प्लेयर से भी कहा जाए कि जितनी भी खरीदारी वो करते हैं मंडी से, वो MSP में होनी चाहिए, ऐसा किसान यूनियन कह रही है, और ये अच्छा भी लगा मुझे। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा है, लीगली गारंटेड MSP वुड नॉट प्लेस द एंटायर एडिशनल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट बजट, बिल्कुल सही बात, और अल्टीमेटली द टैक्स पेयर, क्योंकि पैसा जो है FCI जो है पैसा कहां से लाती है, वो टैक्स पेयर का ही पैसा है अल्टीमेटली सर। ठीक है, इंस्टेड द लार्ज कॉर्पोरेट्स हु मेक्स लार्जर प्रॉफिट फ्रॉम एग्रो बिजनेस मस्ट बी फोर्स्ड टू शेयर द सरप्लस विद द प्राइमरी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स। बिल्कुल वही कह रहा है, इन्होंने एग्जांपल दिया है,
बासमती फार्मर्स जो होता है ना, जो बासमती फार्मर्स होता है, इट गेट पेड फॉर अराउंड 18 to 30 रुपीज पर केजी फॉर देयर क्रॉप। ठीक है, अब जो आपका ये खुद ही चल रहा है, एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। अब जो आपके अदानी ग्रुप है, जो ये अदानी ग्रुप है, ठीक है, इन्होंने एग्जांपल साइट किया है। जो अदानी ग्रुप है, फॉर्च्यून स्पेशल बासमती राइस जो है इसका, इट सोल्ड एट 208 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो आप हमसे 18 रुपीज पर केजी बेचते हैं, और अदानी ग्रुप फॉर्च्यून जो है इसमें कुछ एडिशन करके इसको बेचता है 208 रुपए पर केजी। समझिए कितना मार्जिन का वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो क्यों ना हमें 40 रुपए पर केजी दिया जाए, इंस्टेड ऑफ 18 से 30 रुपीज पर केजी। अगर हम किसानों को 40 रुपए पर केजी से खरीदें, तब भी हमारे पास बहुत सारा प्रॉफिट बचता है। तो इस सिंपल बात कर रहा है, अमीरों के हाथ से थोड़ा सा प्रॉफिट छीन के गरीबों में बांटना। एंड ऑनेस्टली ये अच्छी बात कही है किसान यूनियन ने, बहुत टाइम बाद मुझे इनकी कोई बात जो है पसंद आई है। ठीक है, चलिए, आप जानते हैं कल की न्यूज थी कि जो यूएस के एनवॉयज थे वो विजिट में आए थे जम्मू एंड कश्मीर में, और वो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही खुश हुए थे यहाँ की सिचुएशन को देख के। इन्होंने कुछ सर्टेन मेजर्स की जो है प्रेस किया है, जो कि अगस्त 5 के बाद हुआ है। लेकिन इन्होंने एक सुझाव दिया है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर क्या करें, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन करवाएं, जो कि अभी तक सस्पेंडेड है सिंस 2018। ठीक है, तो ये कहा गया था इन्होंने, बाकी अभी कुछ कहा नहीं है इसके अलावा। ये एक तेल के ऊपर है, आप भी जानते हैं सर कि तेल के दाम जो है 100 रुपीज पर केजी, 100 रुपीज पर लीटर में कुछ स्टेट्स में हो गए हैं, जैसे राजस्थान में हो गए हैं। तो कहानी तेल की ये बात करें अगर हम, तो मैं कुछ चीजें लाया हूँ। डेटा थोड़ा पुराना है सर, डेटा थोड़ा पुराना है, तो इसको करंट डेटा से हम मैच कर लेंगे। ठीक है, मैं डेटा कह रहा हूँ, डेटा पुराना है अभी ये डेटा हमारा थोड़ा पुराना है। एक्चुअली होता क्या है ना, ये प्राइस होता है जो डीलर को चार्ज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ कमीशन डीलर की होती है 3 रुपए के आसपास। ठीक है, मान लीजिए 37 रुपए का प्राइस है, इसमें 3 रुपए की कमीशन जो है डीलर की है। फिर लगता है इसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जो सेंटर का टैक्स होता है, जो कि अराउंड 19% है। वो परसेंट 19 रुपए है, वो परसेंट जो है टाइम टाइम पे डिफाइन होता है। और फिर लगाती है इसमें स्टेट वैट, जो कि लगता है 16 रुपए। एंड देन ये बढ़ के जो आता है प्राइस जो कंज्यूमर को चार्ज होता है, जो कि होता है कितना, 76%। 37% आ रहा है, और कितने का बिक रहा है सर, 76%, ऑलमोस्ट डबल। सर ऑलमोस्ट डबल हो जा रहा है। आप ऐसा कर सकते हैं, अब यहां पर देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हम यहां पर ये कर सकते हैं, जो ये डीलर का कमीशन है, सर कमीशन तो वो लेगा सिंस वो पेट्रोल बेच रहा है, उसका खर्चा भी आ रहा है, इसको छोड़ते हैं। हम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को कम कर सकते हैं। इसके बाद जो स्टेट वैट वैट लग रहा है वो हम कर सकते हैं। लेकिन अभी के केस में सिनेरियो क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना फिस्कल डेफिसिट को सुधारने के लिए एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा के बैठा है, वो अपनी एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा के बैठा है। वहीं जो स्टेट है, स्टेट का ऑलरेडी जो स्टेट का रेवेन्यू है ऑलरेडी हैम्पर हो चुका है, किसके आने से, जीएसटी के आने से। और जो ये आपका पेट्रोल है ये जीएसटी के अंडर नहीं आता है, तो स्टेट अपना रेवेन्यू को कवर करने के लिए स्टेट वैट को जो है वेरी करते रहता है। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू सुधारना चाह रही है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू सुधारना चाह रही है, और खून किसका चूसा जा रहा है, गरीब आदमी का या आम आदमी का। ठीक है, अब भाई जिसका ऑफिस, मैं अपनी बात करता हूं, अब मेरा जो ऑफिस है मेरे घर से अराउंड 20 से 25 किलोमीटर है, और मैं ऐसे टाइम पे ऑफिस जाता हूं जब मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो और ऑब्वियसली बात है कि मैं साइकिल में जा नहीं पाऊंगा सर। भली मैं एनवायरमेंट की केयर करता हूं, बट मैं साइकिल में नहीं जा पाऊंगा, कहीं ना कहीं मुझे अपना पर्सनल व्हीकल जो है वो ले जाना पड़ेगा, और तेल मुझे अपने गाड़ी में डलवाना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली नुकसान तो हम लोगों का ही हो रहा है ना सर। सेंट्रल को अपना जो है घाटा पूरा करना है, स्टेट को अपना घाटा पूरा करना है, और खून किसका चूसना है, आम आदमी का। ठीक है, यही आपका है। और इसमें एक लाइन मैं लेके आया था यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, वो लाइन कहाँ गई आपकी, ये है। अभी ये रिसेंट की है कि टोटल इंसिडेंस ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल रोज टू ₹32.98 लीटर, एंड दैट ऑन डीजल इज 31.8 लीटर। अब पेट्रोल कितना हो गया, इतना हो गया, ये हो गया है इन फुल 1920। ठीक है, एक्साइज कलेक्शन कितना हुआ है, इतना हो गया है। तो अगर पेट्रोल के दाम सस्ते करने हैं तो एक्साइज ड्यूटी सेंटर जो लगा रही है वो कम होनी चाहिए, और जो स्टेट का वेट लगना चाहिए वो कम होना चाहिए। पेट्रोल के प्राइसेस कैसे वेरी करते हैं आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में यहाँ पर आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक मिनट दीजिएगा, और कोई न्यूज है इसमें, इस पेज में,
नहीं, और कोई न्यूज नहीं है इस पेज में। एक बार देख लेते हैं कि वीडियो हमारी कितनी लंबी हो गई है। ठीक है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, मोदी जी इसके बारे में बात कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं मोदी जी इस बारे में? डिस्क्राइबिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एज अ मेजर माइलस्टोन इन मेकिंग ऑफ अ सेल्फ रिलायंट नेशन। ठीक है, हमारा नेशन जो है सेल्फ रिलायंट बन जाएगा, ये बात कर रहे हैं। इन्होंने कब कहा? इन्होंने फ्राइडे में कहा, तब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जो डेवलप था सिस्टम एट विश्व भारती का कॉन्वोकेशन चल रहा था। ठीक है, इन्होंने कहा विच वर द मीडियम ऑफ मॉडर्नाइजिंग, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो ये विश्व भारती जो इंस्टीट्यूशन है जो कोलकाता में है, जब ये खोला था, ये माध्यम था मॉडर्नाइजिंग इंडियन एजुकेशन एंड फ्रीइंग इट फ्रॉम द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। इन्होंने ये कहा, ये कन्वोकेशन जो है एड्रेस कर रहे थे कहां पर? विश्व भारती यूनिवर्सिटी में। और ये भी कहा गया है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इज अ मेजर माइलस्टोन इन मेकिंग ऑफ अ आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा। इसके अलावा क्या कहा है? द प्राइम मिनिस्टर सेट बंगाल हैव सर्व्ड एज इंस्पिरेशन फॉर एक भारत श्रेष्ठ भारत, वन इंडिया सुपीरियर इंडिया, एंड एडेड दैट विश्व भारती would play a big role in the 21st century knowledge economy, taking Indian knowledge and identity to every corner of the world. उसने ये भी कहा है, उन्होंने ये भी कहा है, to prepare a vision document for the next 25 years by which time the country would celebrate, by which time the country would celebrate 100 years of independence. मोदी जी ने कहा है, स्टूडेंट्स should utilize knowledge for the benefit of society. They should not be a part of the problem but of the solution. अच्छी बात कही है सर कि हमें प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनना है, इनफैक्ट हमें पार्ट बनना है सोल्यूशन का। He suggested that they help farmers and artisans of nearby village find global market for their produce and craft। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा है कि said that Gurudev Tagore named the university Vishwa Bharati, meaning global university, as he expected that anyone who come to learn in the university would see the whole world from the point of view of India. So Mr. Tagore जो हमारे थे, he made Vishwa Bharati a place to learn. He gave a call to research on Indian heritage and work towards solving the problems of the poorest of the poor, the Prime Minister said. उन्होंने एक और कोट दिया, उनकी पोयम में था, शिवाजी's उत्सव on the unity of India, and from the Gandhian Shri Dharmapal's book The Beautiful Tree, Indigenous Indian Education in the 18th Century। ठीक है, तो इन्होंने कॉन्वोकेशन अटेंड किया कहां पर? विश्व भारती में। मैं ये आर्टिकल आपको एक लाइन में बता सकता था, लेकिन मेरा मेन मोटिव ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जहां पर भी जाएं, हमारे प्रधानमंत्री जहां पर भी जाएं, जिसकी भी बात करें, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस आर्टिकल में सिर्फ एक ही क्रक्स है, वो आप बंगाल में गए थे, ठीक है, विश्व भारती का कॉन्वोकेशन था यूनिवर्सिटी का, वो उसको अटेंड कर रहे थे। उन्होंने हमारे लोगों से, वहां के स्टूडेंट से कहा कि आप प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनिए, आप सोल्यूशन का पार्ट बनिए। आप इंडिया को, विश्व भारती को जो है एक नेक्स्ट 25 ईयर्स का एक प्लान जो है डिजाइन करना चाहिए, तब तक हम अपना 100 ईयर्स और ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि हमें जो है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, ये एक माइलस्टोन है और आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये हमारा एक कदम है। ठीक है, उन्होंने एक और चीज कही है यहाँ पर कि गुरुदेव टैगोर साहब का ये सपना था कि जो यूनिवर्सिटी है ये एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी बने, बिकॉज जो इस यूनिवर्सिटी में आए वो पूरे विश्व को इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। ठीक है, बाकी ये एक आर्टिकल था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या है सर, ये एक माइलस्टोन है, कुछ अचीवमेंट्स तो इंडिया भी अच्छे करती है, मतलब दैट वी आर रियली प्राउड ऑफ। समझिए कि 1 करोड़ वैक्सीनेशन डोसेस हमने दे दी है, कब कब तक? 34 दिन में। मतलब एग्जाम्पल देखिए, 34 दिन में हमने 1 करोड़ दे दी है। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 135 करोड़। 1 करोड़ दी है 34 दिन में, तो 135 करोड़ हम कितने में देंगे? 135 करोड़ हम कितने दिन में प्रोवाइड करेंगे? तो 135 इंटू 34 कर लेते हैं एक बार, 1 मिनट दीजिएगा, लगभग कितना जा रहा है हमारा आंकड़ा अभी, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा, मैं एक बार, मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है। 135 इंटू 34 लगभग 4590 डेज लगने वाले हैं, लगभग 4590 डेज लगने वाले हैं। और अगर मैं इसको डिवाइड करूं 365 से, तो लगभग 12 साल लग जाएंगे।
लगभग 12 साल लग जाएंगे हमें हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेटेड करने में। लेकिन हमारा पॉइंट ये नहीं है। हम चाहते हैं कि मानिए पूरा इंडिया है, तो मान लीजिए हम चाहते हैं कि इतने लोगों को हम सेव कर लें, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। हम फिर इतने लोगों को सेव कर लें, तो जब और फिर हम इतने लोगों को सेव कर लें, जब इतने लोग सेफ हैं, कुछ लोग तो ट्रीट भी हो चुके हैं, तो वायरस तो फैलेगा नहीं। ठीक है, तो हम मास वैक्सीनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि हम एक सेक्शन ऑफ जो है लोगों का उसको वैक्सीनेट कर दें, एंड देन क्या है, बाकी में जो है हर्ड इम्यूनिटी आ जाए। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। प्लस अभी क्या है समझिए, अभी तो सिर्फ गवर्नमेंट काम कर रही है, इसलिए एफर्ट क्या है कि हमें पीपीपी के अंदर वैक्सीन लगाना शुरू करना पड़ेगा। हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर वैक्सीन लगाना शुरू करना पड़ेगा। और जो ये 1 करोड़ वैक्सीनेशन हमने किया है इन 34 डेज, इसको हमें और कम करना पड़ेगा। और हमें भरोसा है सर, सिंस आप खुद समझिए, जब कोविड शुरू हुआ था, वी वर डूइंग अराउंड 1000 टेस्ट पर डे। बढ़ के कितना हो गया सर, वो 14 लाख टेस्ट पर डे। अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट। हमारे पास सिर्फ एक लैब थी सर कोविड टेस्ट के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। अभी वो कितनी हो गई है, 2800 हो गई है। तो इंडिया हैज द पोटेंशियल, वी हैव द पोटेंशियल, और हम कर सकते हैं। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड। ठीक है, ये क्या है सर, ये एक आपका है कि आर्मी ने रेस्क्यू किया है 447 टूरिस्ट जो है नाथुला से। ठीक है, ये नाथुला आप पीटी क्वेश्चन बन सकता है कि नाथुला कहां पर है। ये आपका है सिक्किम में। सिक्किम में एक और पास कौन सा है, वो है जिलिपला। ठीक है, अब ये क्या हुआ है, इन्होंने कहा है कि टूरिस्ट वाज स्टक इन 55 व्हीकल्स ऑन द नाथुला गैंगटॉक रोड में फंस गए थे। हैवी स्नोफॉल हो गई थी, धीरे धीरे उनकी वेसल जो है वो फिसलने लग गई थी। तो आर्मी ने उनको रेस्क्यू किया है और अपने कैंप में लेके उनको खाना दिया और सब कुछ दिया है, फर्स्ट एड प्रोवाइड की है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, नाथुला कहां पर है, ये सिक्किम में एक पास है। ठीक है, अब क्या है सर, दूसरा है हमारे पास, एक मिनट दीजिएगा सर मुझे। दूसरा क्या है, ओआरओपी। ये क्या है, 1 रैंक 1 पेंशन। ये इशू अभी का नहीं है सर, ये इशू अभी का नहीं है, ये इशू बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। और इसमें मैं कुछ चंद लाइनें आपके लिए लेके आया हूं 1 रैंक 1 पेंशन में। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। ये जो 1 रैंक 1 पेंशन है, इसमें क्या इशू है ये देखते हैं एक बार। अब वो मैंने लिखा कहाँ है, वो देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। एक मिनट दीजिएगा। ये 1 रैंक 1 पेंशन क्या है ना सर, द पेमेंट ऑफ द सेम पेंशन टू मिलिट्री ऑफिसर्स फॉर द सेम रैंक फॉर द सेम लेंथ ऑफ सर्विस इररेस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट। मतलब होता क्या है ना, समझिए कि मैं मान लेता हूं कि 1995 में एक सूबेदार जो है वो रिटायर्ड हुआ। उस समय उसकी सैलरी थी पता है कितनी, मान लेते हैं उस समय उसकी सैलरी थी 8000। और बेसिकली जो ये आपका होता है, जो रिटायरमेंट में जो हमारे पेंशन होती है, वो 15% ऑफ द लास्ट सैलरी ड्रॉन होता है। वो होती है 15% ऑफ द लास्ट सैलरी ड्रॉन, प्लस जो एडिशनल खर्चा, जो एडिशनल उसमें अलाउंस होते हैं वो लगते हैं। ठीक है, तो 8000 में जो का 15% है लास्ट सैलरी का, जो ड्रॉ कर रहे थे सूबेदार साहब, उसका उसको मिल जाएगा, प्लस अलग अलाउंस मिलते हैं। और 2006 में मान लेते हैं कि जो हमारा ये सूबेदार साहब थे, जो नए यंग सूबेदार साहब थे, ये जो हुए उस टाइम अलग अलग पे कमीशन लग गई थी और इनकी सैलरी अराउंड हो गई थी 15,000। तो इनकी सैलरी के हिसाब से इनको 15% जिन्होंने लास्ट सैलरी ड्रॉ की है उसका इनको मिलेगा क्या, पेंशन के तौर पर मिलेगा। अब गवर्नमेंट यही कह रही है, सेम रैंक पे है तो ये भेदभाव क्यों है, सेम रैंक पे है तो ये भेदभाव क्यों है। तो बात कर रखी थी किसकी, सेम पेंशन टू मिलिट्री ऑफिसर्स फॉर द सेम रैंक द सेम लेंथ ऑफ सर्विस इररेस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या कहा, दोनों ही सूबेदार हैं, बस रिटायरमेंट की डेट जो है वो वेरी कर रही है और अलग अलग पे कमीशन लग चुकी हैं। और जो पेंशन है, ये सूबेदार साहब जो 2006 में रिटायरमेंट लेंगे, उनकी पेंशन है वो ज्यादा है उन सूबेदार साहब से जो कि 8000, जो कि 1995 में रिटायर हो चुके थे। समझ में आया आपको, तो सैलरी ज्यादा ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये कम कर रहे हैं, तो ये भेदभाव क्यों है। इसके अंदर कोश्यारी कमेटी बनी थी, भगत सिंह कोश्यारी कमेटी बनी थी, जिसमें कि 10 मेंबर्स थे। ठीक है, और इनके चेयरमैन कौन थे, भगत सिंह कोश्यारी जी। ठीक है, अब क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो न्यूज हाल ही में आई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट
has disbursed more than 42,700 crore to 20.6 lakh retired defense personnel under one rank one pension scheme which was notified 5 years ago in 2015. तो वन रैंक वन पेंशन, इसके बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा आइडिया मैंने आपको दे दिया है, बाकी थोड़ी सेल्फ स्टडी आपकी बनती है। ठीक है, चलिए एक ये न्यूज है, ये न्यूज नहीं है बेसिकली, ये एक अच्छा मतलब इनिशिएटिव है। एक रिमोट विलेज है नागालैंड में, वो क्या कर रहा है, वो वहां पर जो है सोलर पैनल लगाए गए हैं, वहां पर क्या है सोलर पैनल लगाए गए हैं जिसमें कि बहुत टाइम बाद वहां पर लाइट की सुविधाएं उपलब्ध की गई है, बहुत टाइम बाद वहां की वहां पर सुविधाएं जो है लाइट की वो लाई गई है। नाम क्या है, शीनू विलेज इन नागालैंड। ठीक है, और जीएचई है, जो हमारे जीएचई है, जीएचई जो इंडस्ट्री है, इसने 23 लाख का सोलर प्रोजेक्ट लाया है अंडर इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो होती है हर एक कंपनी की ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें इसको अपना कुछ मेरे ख्याल से परसेंट मुझे याद नहीं है, 2 से 3% जो है सोशल डेवलपमेंट में खर्च करना होता है। तो जीएचएफ जो है आपका वो यही कर रही है। ठीक है, जीएचएफ जो है वो यही कर रही है, ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन, इनका नाम है ग्लोबल हिमालय एक्सपेडिशन। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, एक ऐसे इलाके में जहां पर लाइट नहीं पहुंच पा रही है ड्यू टू द लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स। बीच में यहाँ पर इनिशिएटिव था, उन्होंने कहा कि हम इस विलेज को जो है, पावर डिपार्टमेंट ने कहा कि इस विलेज को हम जो है इलेक्ट्रीफाई करेंगे, बट क्या हुआ था, बट प्रोजेक्ट वाज अबंडेंट ड्यू टू लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स, चीजें यहाँ पर लाई नहीं जा पा रही थी। ठीक है, बट अभी क्या कर रहे हैं, एक जीएचएफ जो है आपका ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन, ये यहाँ पर जो है एक प्रोजेक्ट जो है सोलर प्रोजेक्ट जो है वो लगा रही है अंडर इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए हम आते हैं वर्ल्ड न्यूज में। ठीक है, हम आते हैं किसमें, अब हम आते हैं वर्ल्ड न्यूज में, एक मिनट दीजिएगा। एक मिनट दीजिएगा, सिर्फ वर्ल्ड न्यूज बचती है सर, मुझे 10 से 15 मिनट हमें और लगेंगे न्यूज पढ़ने में, देन इट विल बी ऑल ओवर, तो आप अपना कुछ और पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। ये छोटी सी न्यूज है, इस आर्टिकल को मैंने पूरा पढ़ा है, तो जो मुझे क्रक्स इससे मिला है कुछ नहीं है सर। देखिए क्या था कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, ये क्या था, ये एक डील थी यूएस और ईरान के बीच में। ठीक है, एक डील थी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि ओबामा के टाइम पे साइन हुई थी। इस डील में क्या कहा था कि ईरान के ऊपर से यूएस सारे सैंक्शंस को हटाएगा। ठीक है, जो P5+1 जो कंट्रीज हैं वो ईरान के ऊपर से सारे सैंक्शंस हटाएगी, एंड देन ईरान इसके बदले क्या करेगा, अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कंट्रोल वे में हैंडल करेगा, अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे कंट्रोल वे में आगे बढ़ाएगा, जो कि सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए काम करेगा। ठीक है, मतलब कंट्रोल वे से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो आगे बढ़ाएगा, और जो यूरेनियम है उसको एनरिच नहीं करेगा, जो यूरेनियम 235 है उसको एनरिच नहीं करेगा, उसका भंडार नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये डील थी, एक जो हमारा बार्टर सिस्टम था, ये वैसी डील थी कि मेरा आप मुझे दो मैं आपको दूंगा। ठीक है, डील साइन हो गई ओबामा के टाइम पे। फिर ट्रम्प साहब आ गए, ट्रम्प साहब ने क्या किया, 2018 में इस डील को तोड़ दिया। ट्रम्प साहब ने 2018 में इस डील को तोड़ दिया और ईरान के ऊपर दोबारा से सैंक्शंस लगा दिए। ठीक है, ईरान के ऊपर दोबारा से सैंक्शंस लगा दिए और इसको कहा मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन, और इसे कहा ट्रम्प साहब ने मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन। और ईरान भी सर, देखिए ईरान भी जो है डरने वाला नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ईरान जो है कि वहां भी अलग अलग जो है प्रॉक्सी वॉर्स चलती रहती है, तो ईरान ने भी जो है बड़ा ही एग्रेसिव स्टैंड लिया और ईरान ने कहा ठीक है, आप यूनिलैटरली एक डील से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या है अपना यूरेनियम को जो है बढ़ाना शुरू करेंगे। और ईरान ने बिल्कुल ऐसी किया। सोर्सेज से ये भी पता लगा था कि ईरान का जो न्यूक्लियर पाइल है वो बढ़ता जा रहा है, और अभी जो है बीच में IAEA जो इंडियन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उनका इंस्पेक्शन था ईरान में होने वाला, उन्होंने उसके लिए मना कर दिया था। तो ईरान भी अपनी तरफ से ढिंड खड़ा था, और क्योंकि गलती कहीं ना कहीं यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन की है, क्योंकि यूएसए ने यूनिलैटरली ट्रम्प के नेतृत्व में या लीडरशिप में उस डील से पुल आउट किया था, जो कि ठीक नहीं था, और इसके बदले ईरान पे बहुत सारे सैंक्शन थोप दिए। लेकिन अब बाइडेन जानते हैं आप, ट्रम्प की हर एक पॉलिसी को रिवर्स कर रहे हैं, और ये भी एक पॉलिसी है ट्रम्प की जिसको वो रिवर्स करने वाले हैं। और इन्होंने ये कहा है ईरान से कि मैं दोबारा से डील में आना चाहता हूं, हम दोबारा से डील में आना चाहेंगे, और उसके लिए आपको अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसमें थोड़ा कर्व करना पड़ेगा, और यूरेनियम को आपको एनरिच नहीं करना है। ठीक है, अभी सिर्फ बातें हो रही हैं सर, डील साइन होगी तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका क्रक्स क्या है मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, इससे अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक चीज है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी ना सर, मतलब एक चीज समझिए, जिसको नहीं पता समझिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उस टाइम क्या हुआ था ना कि यूएसए को थोड़ा डैमेज हुआ था, और उस समय क्या हुआ, यूएसए को डैमेज हुआ और यूएसए चले गया आइसोलेशन में, अपने आप को उभारने चला गया यूएसए कुछ समय के लिए। ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल यही हुआ है। यूएसए जो है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के अंदर खुद के फायदे के लिए वो यूएसए को आइसोलेशन में ले गया, अलग अलग डील करनी चाहिए जो सिर्फ यूएसए के एडवांटेज में थी। पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसे उससे मतलब कुछ नहीं था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, बाइडेन ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है कि ट्रांस अटलांटिक अलायंस इज बैक एंड यूएसए, जिसको हम कहते थे पहले पुलिस ऑफ द वर्ल्ड, यूएसए अपना वो रोल लेने को तैयार है। बहुत ही अच्छी बात कही है सर इन्होंने। हम इसके अलावा इन्होंने जो मल्टीलेटरल संस्थाएं थी, डब्ल्यूएचओ, पेरिस क्लाइमेट, जो ये आपकी डील्स थी, सब में ये वापस गए हैं और इन्होंने एक क्लियर मैसेज दिया है दैट अमेरिका इज बैक एंड द ट्रांस अटलांटिक अलायंस इज बैक। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा है ही वाज नॉट सीकिंग अ रिटर्न टू द रिजिड ब्लॉक ऑफ द कोल्ड वॉर बट वार्नड अबाउट द थ्रेट्स पोज्ड बाय रशिया एंड चाइना। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं उस कोल्ड वॉर के एरा में जा रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि चाइना और रशिया से थ्रेट्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यूएस और उसके पार्टनर जो है उनको साथ में खड़ा होना पड़ेगा अगेंस्ट दी चाइनाज इकोनॉमिक एब्यूजेस जो कि हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, इकोनॉमिक कह सकते हैं या चाइना की एक्सपेंशनिस्ट सोच कह सकते हैं, उसके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। ये है एक न्यूज, ऑस्ट्रेलिया एंड एफबी का जो है बैन चल रहा है। ठीक है, इस न्यूज को मैं एक छोटे से पॉइंट ऑफ में समझाऊंगा आपको। होता क्या है ना, अभी सर ये न्यूज के लिए मैं आपको कैसे बताऊं, कल का आप एनालिसिस देखिए, यस्टरडे की न्यूज है, उसका आप एनालिसिस देखिए, शुरू के 10 मिनट देख लीजिए, ये न्यूज आपको समझ में आ जाएगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस न्यूज का असर पूरे वर्ल्ड में पड़ सकता है। और ये बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जो है, एफबी, गूगल, राइट, ये जो अपनी मोनोपोली फैला रही हैं, ये इतनी बड़ी हो गई है कि इनकी जो इनकम है, जो रेवेन्यू है, एक देश के रेवेन्यू से ज्यादा जनरेट हो रहा है। जो इनका रेवेन्यू है बहुत सारे देशों के रेवेन्यू से ज्यादा जनरेट हो रहा है, और इन कंपनीज की इस टाइम मोनोपोली चल रही है। तो आप इसमें ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट न्यूज बन रही है। कल का जो सेशन है हमारा 19 फैब का, शुरू के 10 से 15 मिनट में मैंने ये पूरी न्यूज फ्रॉम बेसिक्स कवर की है, आप इसको देख लीजिएगा सर। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैं छोड़ नहीं रहा हूं, ये ऑलरेडी कवर हो चुकी है। ये वही है, नासा की लैंडिंग थी, उसमें एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट भी थी, स्वाति मोहन, उनके बारे में बातें की गई है। ठीक है, आती है इकोनॉमी की न्यूज। ठीक है, इकोनॉमी की न्यूज क्या है, ये हमारे पास एक नई पीएससी पॉलिसी है, ये अभी पॉलिसी नहीं आई है। ठीक है, ये मैंने लिखा था अपने इसमें, अभी बेसिकली पॉलिसी आई नहीं है। ठीक है, अभी जो गवर्नमेंट विल सून अनाउंस द पब्लिक सेक्टर पॉलिसी जो है, पीएसयू, जो न्यू पीएसयू पॉलिसी है, जिसमें क्या होगा, हम फोकस करेंगे प्राइवेटाइजिंग पीएसयूज इन दी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स बेस्ड ऑन feasibility, and the policy will in parallel specify certain strategic sector in which the presence of PSE in public interest will be mandate। मतलब इन शॉर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सेक्रेटरी कह रहे हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ये पॉलिसी क्या कहती है, ये सपना क्या है इस पॉलिसी का, दैट द स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैव लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स। जो हमारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं उसमें मिनिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स हो, मैक्सिमम 4 होने चाहिए, बाकी को हम प्राइवेटाइज कर देंगे या मर्ज कर देंगे। ये पॉलिसी बात कर रही है किसमें, स्ट्रेटेजिक सेक्टर में। और जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि इससे क्या होगा, जब प्राइवेट प्लेयर इसमें आएगा तो इसमें कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, रिसर्च होगा, डेवलपमेंट होगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, ग्रोथ होगा। और आप भी जानते हैं सर, तो ये एमएसएमईज है हमारे, ठीक है, इनके पास पोटेंशियल है इन सेक्टर्स सच एज डिफेंस, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, पेट्रोलियम, कोल माइनिंग, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड मेनी मोर। इनके पास ये पोटेंशियल है कि ये गवर्नमेंट की जो एसेट अगर हम प्राइवेटाइज करते हैं तो उसे बहुत अच्छी तरह यूज कर सकते हैं, उससे देश की छवि में सुधार आएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं गवर्नमेंट कंपनीज कैसे काम करती है। तो मेरे हिसाब से बहुत लोग प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, स्पेशली वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जो हमारे देश में पीएसयूज के हाथ में होने चाहिए, उसका प्राइवेटाइज करने में बहुत लोग जो है इस मुद्दे को आप कह सकते हैं कंट्रोवर्सीज में ले जाते हैं। लेकिन मेरी इंडिविजुअल सोच ये है कि गवर्नमेंट इज डूइंग द राइट थिंग। गवर्नमेंट का काम क्या है, जो ये मोटे गवर्नमेंट लेके चलती है, इनका काम है मैक्सिमम गवर्नेंस,
मिनिमम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यहाँ कंपनी चलाने नहीं बैठी है, गवर्नमेंट यहाँ पर सिर्फ गवर्नेंस करने के लिए बैठी है। तो इट्स अ वेरी गुड अप्रोच। बाकी जब ये नई पॉलिसी जब ये आएगी तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो यूएसए का जो बिल है इंडियन आईटी वर्कर्स को बहुत बेनिफिट करने वाला है, वो बिल क्या है, उसमें क्या है कि अलग चीज, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, जो ये कैप था ना, हमारे पास कैप था कि इस कंट्री से यूएसए में इतना आएंगे, इस कंट्री से इतना आएंगे, इस कंट्री से इतना आएंगे, इस कंट्री से इतने आएंगे। तो इंडियन बहुत सारे प्रोफेशनल जो थे इंडियन, वो ग्रीन कार्ड के लिए लाइन पे लगे रहते थे। अभी इनका नंबर आएगा, फिर इनका आएगा, कि फिर इनका आएगा, क्योंकि कैपिंग थी कि इंडिया से सिर्फ इतने लोग आएंगे, क्योंकि कैपिंग थी कि पर कंट्री से कितने लोग यूएसए में आएंगे। अभी ये कैपिंग हट गई है, अभी ये कैपिंग हट गई है। इससे क्या होगा, जो इंडियन का आईटी पर्सनल है, तो बहुत सालों से वेट कर रहा है और 1000 के नंबर में है, उसके लिए ये बहुत सारा बेनिफिट है, इसलिए कि वो यूएसए में जाके एक नए कैरियर की शुरुआत कर सकता है। ठीक है, चलिए सर, अभी हमारा सेशन खत्म होता है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा सर, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा, मैंने कोशिश की हिंदू को पढ़ाने की, लगभग आपका 10 मिनट में या 30 से 40 मिनट में, जो कि मैं पिछले 2 दिन से कर रहा था। लेकिन समझिए सर, मैं आप लोगों को धोखा नहीं देना चाहता। हिंदू आधे घंटे में कवर नहीं हो सकता। बहुत सारे चैनल्स हैं जो हिंदू को आधे घंटे में कवर कर सकते हैं। अब वो आपको क्या बताते हैं ये वही जानते हैं और आप जानते हैं, लेकिन हिंदू आधे घंटे में कवर नहीं हो सकता। हिंदू 30 से 40 मिनट्स में कवर नहीं हो सकता। अगर उसमें न्यूज भी कम होगी तब भी हम उसे इतनी जल्दी कवर नहीं कर सकते। अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी पढ़नी है तो हिंदू को आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा देना पड़ेगा सर, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो। ठीक है, चलिए सर, दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी कल मिलते हैं नई क्लास में। अभी के लिए गुड बाय, आज्ञा दीजिए, टेक केयर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा चैनल का नाम जो है वो है मनाली मेड इजी, मनाली मेड इजी। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय।